गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने सेंसस इन्वेस्टिगेशन किया है और ये कहाँ सूटेबल है, इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है, इसकी स्टडी कर ली थी। इसके साथ ही हमने सैंपल इन्वेस्टिगेशन के अर्थ, उसकी सूटेबिलिटी, मेरिट्स, डीमेरिट्स आदि की भी स्टडी कर ली थी। इसके अलावा हम सेंसस इन्वेस्टिगेशन और सैंपल इन्वेस्टिगेशन के बीच क्या डिफरेंसेज है, इसकी भी स्टडी कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग की, अर्थात प्रतिचयन विधियों के विभिन्न प्रकारों की। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं कि सैम्पलिंग के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं। तो सैम्पलिंग मेथड्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका रैंडम सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, अर्थात यादृच्छिक या प्रायिकता प्रतिचयन, और सेकंड है आपका नॉन रैंडम सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, अर्थात गैर यादृच्छिक या गैर प्रायिकता प्रतिचयन। रैंडम सैम्पलिंग को अगेन हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन। सेकंड है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, स्तरित प्रतिचयन। थर्ड है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, व्यवस्थित प्रतिचयन। फोर्थ है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, बहुस्तरीय प्रतिचयन। और लास्ट है आपका क्लस्टर सैम्पलिंग, अर्थात गुच्छ प्रतिचयन। इसी प्रकार से जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग है या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, इसको भी हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है जजमेंटल सैम्पलिंग यानी सविवेक प्रतिचयन। सेकंड है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, सुविधा प्रतिचयन। थर्ड है कोटा सैम्पलिंग, नियतांश प्रतिचयन। और लास्ट है आपका सिक्वेंशियल सैम्पलिंग यानी अनुक्रमिक प्रतिचयन। तो ये जो सैम्पलिंग मेथड्स के डिफरेंट टाइप्स है, हम नेक्स्ट स्लाइड्स में 1 बाय 1 इसकी स्टडी करेंगे। फर्स्टली हम देख लेते हैं कि यादृच्छिक या प्रायिकता प्रतिचयन अर्थात रैंडम सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का क्या तात्पर्य है, इससे हम क्या समझते हैं। तो देखिए, यादृच्छिक या प्रायिकता प्रतिचयन रीतियों के अंतर्गत सैंपल यूनिट्स इस प्रकार से सेलेक्ट की जाती है कि यूनिवर्स या पॉपुलेशन अर्थात समग्र की प्रत्येक यूनिट के सैंपल में इंक्लूड होने की समान प्रोबेबिलिटी होती है। यादृच्छिक प्रतिचयन पर प्रोबेबिलिटी के जो रूल्स है वो अप्लाई किए जा सकते हैं और इस प्रक्रिया में होने वाली प्रतिचयन विचरणशीलता का स्वरूप भी यथोचित परिशुद्धता के अनुरूप निर्धारित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम डाइस को रैंडमली थ्रो करें तो जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, उनके आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। अर्थात डाइस को थ्रो करना क्या है, आपका रैंडम सैम्पलिंग है या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। इसी प्रकार यदि हम कॉइन को उछालते हैं तो कॉइन को उछालने पर हेड और टेल आने की संभावना भी 1/2 है। हेड आने की संभावना भी 1/2 है और टेल आने की संभावना भी 1/2 है, अर्थात समान प्रोबेबिलिटी है। तो कॉइन को उछालना और डाइस को थ्रो करना दोनों ही हमारे रैंडम सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रैंडम सैम्पलिंग के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट टाइप है इसका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, अर्थात सरल यादृच्छिक प्रतिचयन। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वह सैम्पलिंग मेथड है जिसके अनुसार समष्टि की प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श में सम्मिलित होने की समान संभावना होती है तथा सभी संभव प्रतिदर्शों के चुने जाने की प्रायिकताएं भी समान होती है। इसमें सैंपल में यूनिट्स के सिलेक्शन की प्रोसेस पूर्ण रूप से रैंडमली या चांस पर डिपेंड करती है और चयनकर्ता की अभिनति अर्थात उसकी बायसनेस या चॉइस का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के हम 2 पार्ट्स देख सकते हैं। एक तो है लॉटरी मेथड और दूसरा है यूज ऑफ रैंडम नंबर्स। लॉटरी मेथड की हम बात करें तो जितने भी लकी ड्रॉज निकलते हैं वो सब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के ही एग्जाम्पल है। इस रीति के अनुसार यूनिवर्स की सभी यूनिट्स के नाम या उनके सीरियल नंबर
समान आकार, रंग और स्वरूप की पर्चियों पर अर्थात चिट्स पर लिखकर उन्हें अच्छी तरह मिलाकर एक डिब्बे या ढोल में रख देते हैं। फिर उसमें से जितने भी आकार का सैंपल हमें चाहिए उतनी पर्चियाँ रैंडमली आँख पर पट्टी बांधकर या आँख बंद करके निकाल ली जाती है। लेकिन इस विधि की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि सभी पर्चियाँ बिल्कुल एक समान आकार की हो। इसके अलावा छांटने से पहले उन्हें अच्छी तरह से हिलाकर मिला लिया जाए और किसी निष्पक्ष व्यक्ति से ही पर्चियाँ निकलवाई जाए। लॉटरी मेथड काफ़ी लोकप्रिय विधि है लकी ड्रॉज के केस में। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ रैंडम नंबर्स अर्थात यादृच्छिक संख्याओं का प्रयोग। इस रीति के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की यादृच्छिक प्रतिचयन सारणियों का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट है टिप्पेट की देव प्रतिचयन सारणियाँ। इसमें 4-4 अंकों वाली 10,400 देव संख्याएं होती है। इस प्रकार इसमें कुल 41,600 देव अंक है। सेकंड है फिशर एवं येट्स की सारणियाँ। इसमें 10-10 देव अंकों के 1500 सेट होते हैं अर्थात टोटल 15,000 अंक इसमें शामिल है। नेक्स्ट है केंडाल एवं बेबिंगटन स्मिथ की यादृच्छिक अंक सारणियाँ। इसमें 1,00,000 संख्याएं हैं जो 4-4 अंकों वाली 25,000 संख्याओं के रूप में दी हुई है। नेक्स्ट है रैंड निगम की यादृच्छिक अंक सारणियाँ। इसमें 5-5 अंकों की 2,00,000 रैंडम नंबर्स का सेट है। इस प्रकार से इसमें टोटल 10,00,000 डिजिट्स है। उपयुक्त सभी प्रकार की जो यादृच्छिक अंक सारणियाँ हैं वो काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन वर्तमान युग डिजिटल युग है जहाँ कंप्यूटर का काफ़ी यूज़ किया जाता है। अतः आजकल इन देव सारणियों के स्थान पर कंप्यूटर द्वारा निर्मित यादृच्छिक प्रतिचयन संख्याओं का यूज़ किया जाता है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की जो लॉटरी मेथड है, इसके अलावा जो यादृच्छिक संख्याओं के प्रयोग द्वारा सैंपल का सिलेक्शन किया जाता है वो फाइनाइट यूनिवर्स अर्थात परिमित समष्टि की सिचुएशन में तो उपयुक्त है, किंतु जब यूनिवर्स अपरिमित हो अर्थात अनंत हो या इनफाइनाइट हो या हाइपोथेटिकल अर्थात परिकाल्पनिक हो तो उस सिचुएशन में इस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये इसका ड्रॉबैक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग अर्थात स्तरित प्रतिचयन। इस विधि के अनुसार समष्टि की समस्त इकाइयों में से प्रतिदर्श इकाइयों का चयन नहीं किया जाता, बल्कि इसके तहत सर्वप्रथम समष्टि को कुछ स्पेशल विशेषताओं के आधार पर होमोजीनियस स्ट्रेटा अर्थात स्तरों में बांटा जाता है और फिर उन डिफरेंट स्ट्रेटा में से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बेस पर यूनिट्स सेलेक्ट की जाती है। और इस प्रकार से इसमें जो प्रत्येक स्ट्रेटा होता है उसमें अधिक से अधिक होमोजेनिटी अर्थात सजातीयता पाई जाती है और डिफरेंट टाइप्स के जो स्ट्रेटा होते हैं उसके अंतर कुछ विशिष्ट प्रकार का अंतर पाया जाता है। यूनिवर्स का ये जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है वो कई विशेषताओं जैसे आयु, आय, शैक्षिक योग्यता, भौगोलिक क्षेत्र आदि के आधार पर किया जा सकता है। अधिकतर सार्वजनिक मत सर्वेक्षणों और बाजार सर्वेक्षणों आदि में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसे हम इस पिक्चर के थ्रू भी समझ सकते हैं कि देखिए फर्स्टली ये है आपका पॉपुलेशन और इसे किया गया 4 स्ट्रेटा में डिवाइड। ये आपका फर्स्ट स्ट्रेटा, ये सेकंड, ये थर्ड
और ये फोर्थ। तो जो कैरेक्टरिस्टिक है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की वो क्या है कि जो विभिन्न स्तर है वो सजातीय होंगे और डिफरेंट स्ट्रेटा जो होंगे उनमें कुछ अंतर होंगे, विशिष्ट अंतर होंगे। देखिए यहाँ पे जो स्ट्रेटा है वो सजातीय होमोजीनियस है, ब्लू कलर है, यहाँ ग्रीन कलर है, यहाँ पिच कलर है और यहाँ ब्राउन कलर है। यानी डिफरेंट स्ट्रेटा जो बने हैं उनमें से प्रत्येक स्ट्रेटा सजातीय है, लेकिन डिफरेंट स्ट्रेटा में डिफरेंस है। ब्लू और ग्रीन से अलग है, ग्रीन पिच से और ये पिच ब्राउन से, इसी प्रकार एक दूसरे से सब अलग है। और जो सैंपल का सिलेक्शन किया गया है वो कैसे किया गया है कि एक यूनिट इस स्ट्रेटा में से ली गई, एक इसमें से, इसी प्रकार एक इसमें से और एक इसमें से। अर्थात सैंपल का सिलेक्शन किसके आधार पर किया गया है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड के द्वारा। तो ये हुआ आपका स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में सबसे पहले यूनिवर्स को कुछ स्ट्रेटा में या स्तरों में विभाजित किया जाएगा। ये स्तर सजातीय होंगे और विभिन्न स्तरों के मध्य कुछ विशिष्ट अंतर होगा। फिर इन स्तरों में से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बेसिस पर सैंपल का सिलेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग अर्थात व्यवस्थित प्रतिचयन। इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम यूनिवर्स की सभी इकाइयों को सिस्टमेटिक रूप से अरेंज कर लिया जाता है। फिर उसके पश्चात जो फर्स्ट यूनिट है उसे रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है, अर्थात सरल यादृच्छिक प्रतिचयन द्वारा प्रथम यूनिट सेलेक्ट कर ली जाती है और शेष इकाइयां एक सुनिश्चित समान अंतराल पर स्वतः ही सैंपल में इंक्लूड कर ली जाती है और इस अंतराल को हम यहाँ स्मॉल के से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारा यूनिवर्स है 2000 यूनिट्स का और हमें सैंपल सेलेक्ट करना है 200 यूनिट्स का, तो इस सिचुएशन में जो हमारा k होगा यानी अंतराल होगा वो होगा n/n। तो यहाँ हमारा जो k है वो हो गया 10 के बराबर। तो सर्वप्रथम जो प्रथम इकाई है जिसे हम i से डिनोट करते हैं वो रैंडमली सेलेक्ट कर ली जाएगी। फॉर एग्जांपल, जो सीरियल नंबर 6 पर यूनिट है उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब जो नेक्स्ट यूनिट सेलेक्ट की जाएगी वो 10 के डिफरेंस पे अर्थात 16 वाली, फिर नेक्स्ट होगी 26 वाली। इस तरीके से आगे यूनिट्स का सिलेक्शन सैंपल में किया जाएगा जब तक कि हमारा सैंपल 200 यूनिट्स का नहीं हो जाता। तो इस प्रकार से सिस्टमेटिक सैंपलिंग में यूनिट्स का सिलेक्शन होगा। इस विधि को हम क्वाजी रैंडम सैंपलिंग अर्थात अर्ध यादृच्छिक प्रतिचयन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट यूनिट है आई है उसे हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, लेकिन जो शेष इकाइयां हैं सैंपल की वो के बेसिस पर अर्थात प्रतिदर्श अंतराल के बेसिस पर सेलेक्ट की जाती है। इसे हम इस पिक्चर के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारा पॉपुलेशन है और इसमें से जो फर्स्ट यूनिट है वो ये सेलेक्ट की गई है 1 नंबर की। इसे हम नंबरिंग कर दे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो फर्स्ट यूनिट आई सेलेक्ट हुई आपकी 1 नंबर की। और नेक्स्ट है आपका 3 का डिफरेंस लिया गया है, के है आपका यहाँ पे 3। तो नेक्स्ट यूनिट आपकी सिलेक्ट की गई है 4th नंबर की, फिर 3 का डिफरेंस दिया 7 नंबर की, फिर 3 का डिफरेंस दिया तो 10 नंबर की और फिर 3 का डिफरेंस दिया तो 13 नंबर की। इस प्रकार से आपका सैंपल सेलेक्ट हुआ जिसमें इकाइयाँ शामिल हुई 1 4 7 10 और 13 नंबर की। तो ये हुआ आपका सिस्टमेटिक सैम्पलिंग या व्यवस्थित प्रतिचयन। नेक्स्ट है क्लस्टर सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के इस मेथड में सर्वप्रथम
यूनिवर्स को कुछ क्लस्टर्स अर्थात कुछ सब सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। फिर इसके पश्चात ये जो सब सेक्शंस या क्लस्टर्स है, इसमें से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बेसिस पर कुछ क्लस्टर्स का सिलेक्शन कर लिया जाता है और उन सेलेक्टेड क्लस्टर्स की जो सभी यूनिट्स है उन्हें सैंपल में इंक्लूड कर लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हमें किसी सिटी में एक ओपिनियन पोल कराना है किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो फर्स्टली तो हम उस सिटी को 50 क्लस्टर्स में अर्थात मोहल्लों में डिवाइड कर देंगे। फिर इन 50 मोहल्लों में से हम 10 मोहल्ले या 10 क्लस्टर्स रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे और फिर इन 10 क्लस्टर्स अर्थात 10 मोहल्लों में जितने भी लोग निवास करते हैं उन सबका इंटरव्यू लेकर जो हमारी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड ओपिनियन पोल का निर्माण करेंगे। तो ये हुआ हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग। जैसा कि इस पिक्चर के थ्रू भी एक्सप्लेन्ड है कि सर्वप्रथम हमने यूनिवर्स को 1, 2, 3, 4 और 5 क्लस्टर्स में डिवाइड किया। फिर इसके पश्चात हमने ये 2 क्लस्टर्स रैंडमली सेलेक्ट कर लिए और इन 2 क्लस्टर्स में शामिल ये जो तीन यूनिट्स हैं अर्थात टोटल 6 यूनिट्स है, उनका इंटरव्यू लेकर हमने प्रॉब्लम से रिलेटेड जो हमारा सॉल्यूशन है उस पर विचार किया। नेक्स्ट है आपका मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इस सैम्पलिंग के अंतर्गत प्रतिदर्श इकाइयाँ 2 या 3 अनेक चरणों में सेलेक्ट की जाती है। फर्स्टली जो हमारा यूनिवर्स है उसे प्रथम चरण की इकाइयों में बांटकर रैंडमली सैंपल सेलेक्ट किया जाता है। फिर उन सेलेक्टेड सैंपल यूनिट्स में से दूसरे चरण के लिए यूनिट सेलेक्ट की जाती है तथा इसी प्रकार यदि आवश्यक हो तो तीसरे और चौथे चरण के सैंपल्स भी निकाले जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हमें राजस्थान में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज ज्ञात करनी हो तो इस रीति द्वारा हम निम्न मेथड से ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम हम दैनिक आधार पर कुछ जिले जैसे कि राजस्थान के 5 जिले सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम इन 5 जिलों में से 10-10 गांव सेलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से टोटल सेलेक्टेड गांव हो जाएंगे आपके 50 गांव। 5 जिलों से 10-10 गांव तो टोटल आपके हो गए 50 गांव। फिर हम जो ये हमारे 50 गांव हैं उसमें से 2-2 खेत चुन लेंगे। 50 गांव से 2-2 खेत चुना मतलब एक गांव से 2 खेत, तो हमें मिलेंगे टोटल 100 खेत एनालिसिस के लिए। फिर हम ये जो टोटल 100 खेत है इन खेतों में फसल कटाई के द्वारा गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज क्या हुई, इस आधार पर ये अनुमान लगाएंगे कि राजस्थान में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज क्या है। तो ये हुआ मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, क्योंकि हमें यहाँ एस्टिमेशन लगाना था राजस्थान की प्रति हेक्टेयर उपज का, यानी एक राज्य की प्रति हेक्टेयर उपज का, और हमने इसके लिए कई चरणों में स्टडी की। राज्य को पहले डिवाइड किया जिले में, जिले से गांव और गांव से खेत। तो ये है आपका मल्टी स्टेज सैम्पलिंग या बहुस्तरीय प्रतिचयन। इसे हम इस पिक्चर के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यह आपका पॉपुलेशन ग्रुप था और इस पॉपुलेशन ग्रुप में से फर्स्टली तो ये सैंपल सेलेक्ट किया गया। फिर ये सैंपल सेलेक्ट करने के बाद में
इस सैंपल में से फिर ये सैंपल लिया गया, फिर इस सैंपल में से ये सैंपल की जो स्टडी की गई उसके आधार पर हमने पॉपुलेशन का या पॉपुलेशन के बारे में अनुमान लगाया। इस प्रकार सैम्पलिंग मेथड से रिलेटेड इस वीडियो में हमने स्टडी की कि रैंडम सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है और उसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है और उसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं। थैंक यू।